तो सरकारी मनोरंजन के सरकारी समान ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। तो हमारा जो कोर्स चल रहा था वह विषय वस्तु जो चल रहा था पाठ्यचर्या वह भौतिकी से चल रहा था, जिसमें हमने मात्रकों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। तो हम इस पाठ्यचर्या को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आज का हमारा जो विषय वस्तु है उसकी शुरुआत बीमा से होगी, जिसको डायमेंशंस बोलते हैं अंग्रेजी में, बीमाएं, डायमेंशंस। तो बीमा से हमें यह पता चलता है कि किसी राशि में मूल राशि का कितना घात पावर आए हुआ है। तो जो हमारा मूल राशि होता है उसका जितना घात किसी राशि में होता है वही उसका बीमा कहलाती है। और जो हमारा मूल राशि जैसे लंबाई हो गया, इसके बीमा, और इसको निरूपित करने के लिए जो सूत्र व्यक्त किए जाते हैं उसे बीमीय सूत्र कहते हैं या डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए हम एल लिखते हैं, कैपिटल एल। द्रव्यमान के लिए हम कैपिटल एम लिखते हैं, बीमीय सूत्र। और टाइम के लिए कैपिटल टी लिखते हैं, बीमीय सूत्र। उसी तरह टेम्परेचर के लिए कैपिटल के लिखते हैं, बीमीय सूत्र। तो इस प्रकार से हम बीमीय सूत्र को निरूपित करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख लें, मतलब उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन जो होता है वह लेंथ होता है एक तरफ का, तो लेंथ बटा यानी लंबाई बटा समय हुआ। तो लंबाई का बीमा एल है और समय का बीमा टी है। और तो हम इसको लिख सकते हैं वेग का बीमा बराबर एल और टी ऊपर जाएगा तो उस पर पावर -1, मतलब घात जो है -1 आएगा। तो एल टी और -1 मतलब घात। तो इस तरह से वेग का जो बीमीय सूत्र होगा वह एल टी -1 या एल इंटू टी टू दी पावर -1 या टी का घात -1 बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ भौतिक राशियां हैं, उनके बीमे सूत्र को जनरली बीमा सूत्र जो लिखा जाता है उसमें मास का बीमा, लेंथ का द्रव्यमान का बीमा, लंबाई का बीमा और समय के बीमा को इंक्लूड कर लिखते हैं, शामिल करके लिखते हैं। अगर किसी भौतिक राशि में कोई मूल राशि नहीं है तो उसके बीमा के लिए हम उसके घात को 0 से निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है त्वरण का बीमा, तो त्वरण का क्या होता है, त्वरण को अगर हम भौतिक मूल राशि में बदलें तो यह वेग बटा समय, और वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय स्क्वायर हो गया हमारा त्वरण। तो विस्थापन एक लंबाई हुआ, लंबाई के लिए हम एल लिखते हैं और समय के लिए टी लिखते हैं। तो टी का जो घात होगा वह 2 होगा। तो इस प्रकार से त्वरण का जो बीमा होगा L/T², लेकिन इसमें मास द्रव्यमान नहीं है तो हम उसका जो जब फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो त्वरण का बीमा हो जाएगा m का पावर 0, L का पावर 1 और T का पावर -2 या -2। तो इस तरह से हम बीमा को लिखते हैं, बीमीय सूत्र को लिखते हैं। तो बीमीय सूत्र में प्रत्येक मूल राशि का जो घात आता है उसी को हम लोग उसका बीमा कहते हैं। जैसे बोला जाए कि त्वरण में द्रव्यमान का बीमा कितना है, तो द्रव्यमान का बीमा यहाँ 0 होगा। उसी तरह त्वरण में लंबाई का बीमा कितना है, तो इसमें लंबाई का बीमा 1 होगा, 1 होगा। उसी तरह समय का बीमा
त्वरण में सामयिक का बीमा कितना है, तो हम बोलेंगे समय में त्वरण में समय का बीमा -2 या -2 है। तो इस प्रकार से हम बीमा को निरूपित करते हैं। अब हम अगले विषय वस्तु जो है हमारा वह गति बल एवं बल आघूर्ण है। इसके बारे में जानकारी लेंगे। मोशन फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। स्थिरता अथवा गति की अवस्थाओं का वर्णन सापेक्ष रूप से किया जाता है। इसका अर्थ है कि हम किसी भी वस्तु के गति और उसके विरामावस्था को एक दूसरे वस्तु से तुलना कर ही बता सकते हैं। अब गति के प्रकार को हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ मोशन, गति के मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्थानांतरीय गति, इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो इसी गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। स्थानांतरीय गति को रेखीय गति भी कहा जाता है। रेखीय गति का अंग्रेजवा सब इसको लीनियर मोशन बोलता है। जैसे सीधी पटरियों पर चलती रेलगाड़ी एक स्थानांतरीय गति का उदाहरण है, मतलब रेखीय गति का उदाहरण है। मतलब सीधी रेखा में अगर कोई वस्तु चलती है तो उसकी गति जो होगा वह रेखीय गति होगी। अब है घूर्णन गति, इसको अंग्रेजी में रोटेटरी मोशन कहते हैं। जब कोई पिंड या वस्तु या पिंड, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है तो इसे गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना। अब हम लोग जानते हैं कंपनीय गति के बारे में। इसको अंग्रेजी में वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जब कोई किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसे कंपनीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी का लोलक का अपनी माध्यम स्थिति के दोनों ओर दोलन करना वाइब्रेटरी मोशन और कंपनीय गति का एक उदाहरण है। दूरी, जिसे अंग्रेजी में अंग्रेज लोग इसे डिस्टेंस बोलते हैं, तो किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है जो सदैव धनात्मक होती है। इसका मात्रक मीटर होता है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा विमीय सूत्र वह L होगा। विस्थापन जो होता है यह एक सदिश राशि होती है और किसी विशेष दिशा में तय की गई जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। वस्तु का विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, परंतु दूरी जो है सदैव धनात्मक होती है। गतिमान कण के लिए दूरी समय के साथ कभी नहीं घट सकती, जबकि विस्थापन समय के साथ घट सकती है। चाल, इसको अंग्रेजी में स्पीड बोलते हैं। किसी गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर अर्थात 1 सेकंड में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। अतः चाल बराबर तय की गई दूरी बटा समय। वस्तु की चाल एक अदिश राशि है, वह सदैव धनात्मक होती है। इसका स्थायी मात्रक मीटर पर सेकेंड है और इसका विमीय सूत्र L × T⁻⁻1 है। औसत चाल एवरेज स्पीड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को औसत दूरी को औसत चाल कहते हैं। एवरेज स्पीड, औसत चाल कुल तय की गई दूरी बटा दूरी को तय करने में लगा समय। अब हम लोग जानेंगे वेग, जिसे अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर अर्थात 1 सेकेंड में हुए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग एक सदिश राशि है और इसका स्थायी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और इसका विमीय सूत्र L ×
t के पावर -1 होता है। क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, इसलिए इसका मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि चाल एक अदिश राशि है, इसलिए हमेशा धनात्मक होता है। आपेक्षिक वेग रिलेटिव वेलोसिटी, जब दो वस्तु गतिमान हो तो एक वस्तु के अपेक्षा दूसरे वस्तु के वेग को आपेक्षिक वेग कहते हैं, या वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग यह बताता है कि बी से देखने पर वस्तु ए कितनी वेग से चलती हुई प्रतीत होती है। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, इसका अंग्रेजी शब्द है सर्कुलर मोशन। अगर कोई वस्तु किसी वृत्त के परिधि पर अगर घूम रही है तो उस वस्तु को उसका वृत्तीय गति कहते हैं। इस प्रकार की गति में वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रण बल कहते हैं, और अभिकेंद्रण बल को अंग्रेजी में सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को वृत्तीय गति में गति करने के लिए अभिकेंद्रण बल की आवश्यकता होती है। घूर्णन गति, इसका अंग्रेजी रोटेटरी मोशन होता है। घूर्णन गति में कोई पिंड अपने ही स्थान पर अपने भीतर से गुजरती हुई एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है। पिंड जिस निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। पृथ्वी पर अपनी अक्ष पर घूमना, लट्टू का नाचना, पंखे के ब्लेडों की गति आदि घूर्णन गति के उदाहरण हैं। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, घूर्णन गति करती हुई कोई कण एक सेकंड में जितना कोण से घूम जाता है उसे उसका कोणीय वेग कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय वेग बराबर हो जाएगा क्या? कोण डिवाइडेड कोण बट्टा लगा समय। उसी तरह रेखीय वेग कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होती है। अब हम लोग रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में कुछ अंतर देख लेते हैं। तो रेखीय वेग रेखीय गति में विस्थापन की समय दर को वस्तु का रेखीय वेग कहा जाता है, जबकि वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहा जाता है। रेखीय वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। रेखीय वेग को v से निरूपित करते हैं, जबकि कोणीय वेग को ओमेगा से निरूपित करते हैं। जड़त्व, ऐसे इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इनर्शिया। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक समान से चाल से सीधी रेखा में गतिमान है तो वह वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग जाए। तो इस गुण को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वह चाहता है कि विरामावस्था में रहे। अगर वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रहा है तो उसका वह आंतरिक गुण होता है कि वह उसी सीधी रेखा में चलता रहे। तो यह जो गुण होता है उसको हम लोग जड़त्व कहते हैं। और यह पिंड का जो जड़त्व है वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पिंड का द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से जितनी अधिक दूरी पर विपरीत होता है उसका जड़त्व गुण उतनी ही अधिक होता है। बैलगाड़ी, साइकिल इत्यादि के पहियों का जड़त्व गुण बढ़ाने के लिए इन पहियों के रिम भारी व मोटे किंतु बीच का भाग पतला या खोखला बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे जड़त्व गुण, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यह घूर्णन गति में किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन का मापक है। वस्तु का जड़त्व गुण I जितना अधिक होता है उसकी गति या विराम की अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उतने अधिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, किसी घूर्णन गति करते पिंड के रेखीय संवेग के आघूर्ण को ही कोणीय संवेग कहते हैं।
तथा कोणीय संवेग के समय के साथ परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। यदि घूर्णन करते पिंड का कोणीय वेग ओमेगा हो तथा जड़त्व आघूर्ण आई हो तो कोणीय संवेग आई गुने ओमेगा होता है, यानी कि कोणीय संवेग जो होगा कोणीय वेग गुने जड़त्व आघूर्ण। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाले परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण करते हैं, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यदि वेग बढ़ रहा होता है तो वहाँ त्वरण का मान धनात्मक होता है, और यदि वेग घट रहा होता है तो वहाँ त्वरण का मान ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन भी कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मंदन का अंग्रेजी वर्ड जो होता है वह डी एक्सीलरेशन होता है। यदि किसी वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समयांतराल। त्वरण एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का वेग t1 समय पर u1 है तथा t2 समय पर u2 है तो त्वरण का जो फॉर्मूला होगा वह त्वरण बराबर होगा u2 माइनस u1 बट्टा t2 माइनस t1। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है, ये तो मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग जो है गुरुत्वीय गति के समीकरण को हम लोग जानेंगे, जिसे अंग्रेजी में इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु अथवा पृथ्वी के ऊपर की ओर जाती हुई वस्तु की गति को गुरुत्वीय गति कहते हैं। पृथ्वी ओर गिरती हुई वस्तु के लिए गति का जो समीकरण होता है वह इस प्रकार से है। इसमें v बराबर जो होता है वह u प्लस जी इंटू टी होता है। उसी तरह शायद दूसरा फॉर्मूला h बराबर जो होता है ut प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर होता है। और तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है। फॉर्मूला का मतलब सूत्र, जहाँ पर v जो है अंतिम वेग को निरूपित करता है, u जो है प्रारंभिक वेग को निरूपित करता है, और g जो है एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण को निरूपित करता है, और t जो है समय को बताता है, और h जो है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, माने ऊंचाई को बताता है या गहराई को बताता है। एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो का समीकरण, गैलीलियोज इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा त्वरण a हो और वस्तु s दूरी चलकर s दूरी t सेकेंड में तय करती है और उसका अंतिम वेग v हो जाता हो, तो हम इस प्रकार से सूत्र को व्यक्त कर सकते हैं। v बराबर u प्लस a t, s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और sn बराबर u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1, जहाँ sn वस्तु द्वारा nवें सेकेंड में तय की गई दूरी होती है। तो इन फॉर्मूला इसको हम लोग गैलीलियो का समीकरण त्वरण गति के लिए समीकरण बोलते हैं। प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं तथा इसके पथ को प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। उदाहरण के लिए तोप से छूटे गोले की गति
प्रक्षिप्त गति की उदाहरण है। उसी तरह ईंधन समाप्त हो जाने के बाद रॉकेट की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति, बल्ले से टकराई गेंद की गति, ये सब प्रक्षिप्त गति के उदाहरण हैं। अब हम लोग न्यूटन के गति विषयक नियम को जानेंगे, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जो हमारे न्यूटन महोदय थे, उन्होंने गति विषयक 3 नियमों को बताया था। इनमें से एक नियम जो उन्होंने बताया, पहला नियम, वह गैलीलियो का जड़त्व नियम ही है। तो हम लोग जान लेते हैं इस नियम को कि, और यह नियम जो है वह आइजक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। तो हम पहले पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं कि क्या होता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील रहती है, तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑपरेट। विराम जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विरामावस्था में रहना चाहती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो रुकी हुई बस या रेलगाड़ी में खड़ा व्यक्ति गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिरने लगता है। किसी कोट या कंबल के धूल को डंडे से झाड़ा जाता है। कांच के गिलास पर एक पोस्ट कार्ड रखकर उसके मध्य में एक सिक्का रखकर कांच को एकाएक झटके से खींच लेने पर सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह उसके सिक्का के जड़त्व, विराम जड़त्व के कारण होता है। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं तो हमारा गति जड़त्व भी होता है, जिसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। गति जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपना गति की अवस्था में रहना चाहता है। इसके उदाहरण के रूप में तेज चलती हुई बस या रेलगाड़ी के एकाएक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। किसी चौड़े नाले को पार करने के लिए दूर से दौड़कर आना पड़ता है, जिससे गति प्राप्त हो जाती है और पार करने की क्षमता बढ़ जाती है। गोली मारने से कांच के गोल में छेदा हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये सब कुछ गति के जड़त्व के उदाहरण। अब हम लोग देखेंगे गति विषयक न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमणानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्वितीय नियम, समान वेग से द्वितीय नियम के कुछ उदाहरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। क्रिकेट खिलाड़ी तेज से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि उसे चोट न लगे। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना, ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट न लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण के नियमानुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय का संवेग तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक वस्तु या वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो,
अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरे में उतना ही संवेग विपरीत दिशा में हो जाता है। जब बंदूक से, इसके उदाहरण के रूप में हम देख लें तो जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाती है। रॉकेट के ऊपर जाने के सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है तथा रॉकेट को ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। अब हम लोग देखेंगे गति विषयक तृतीय नियम अथवा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो इसी स्थिति में दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, अर्थात प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन गति का तीसरा नियम कहते हैं। मान ले कि दो पिंड ए और बी हैं जो एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। यदि पिंड ए पर पिंड बी द्वारा आरोपित बल एफ ए बी है तथा पिंड बी पर ए द्वारा आरोपित बल एफ बी ए है, तो न्यूटन का तृतीय गति नियम के अनुसार एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। इन दोनों बलों में से एक बल को क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है और क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव भिन्न पिंडों पर लगती हैं। इसके उदाहरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण यह है कि जितना बल बंदूक गोली पर लगाती है उतना ही बल गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में पीछे की ओर लगाती है, जिससे हमें झटका लगता है। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी पर पीछे की ओर दबाता है, जिससे प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। रस्सा कसी में लड़की के दो टोलियों के द्वारा खींचे गए रस्सी में एक टोली के लड़कियों का खिंचाव क्रिया तथा दूसरे टोली के लड़कियों का खिंचाव प्रतिक्रिया कहलाती है। जब रॉकेट ईंधन जलता है तब यह अत्यंत तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलता है। ये गैसें रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे रॉकेट ऊपर चला जाता है। तो ये सब हमारे गति विषयक तृतीय नियम के लिए उदाहरण थे। तो आज का विषय वस्तु यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर अगले वर्ग में हम एक फिर से नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। बोलिए जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद।